नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई तैयारी बहुत अच्छी से कर रहे होंगे। जैसा कि हम आपसे पहले बात कर चुके हैं कि हम वो सारा प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसके ओरिएंटेड सारे टॉपिक्स आपको हम कवर करा सकें। आपकी पॉलिटी की क्लासेस लगातार जारी रखी गई हैं। 2 क्लासेस आपको मिल गई होंगी। सारे टॉपिक आपको लगभग कवर कराए जाएंगे। आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो बेसिकली इकोनॉमिक्स की क्लास होने वाली है। यानी हम लोग अर्थव्यवस्था को पढ़ने जा रहे हैं या शुरुआत करने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था शुरू करने से पहले हमको ये जान लेना है कि ये विषय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, हमारे एग्ज़ाम के ओरिएंटेड मतलब हम उस पर्पज़ से हमें कितना ये पढ़ने की आवश्यकता है। तो जैसा कि 2 महीने बाद आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो उस पर्पज़ से हमने आपके लिए कुछ टॉपिक निकाल के रखे हैं जिन टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और जहाँ से हर साल यूपीएससी हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो वो प्रश्न पूछता ही पूछता है। अगर मैं बात करूं यूपीएससी की, तो यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है। अगर प्री की बात की जाए, अगर पीटी की बात की जाए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है ये इकोनॉमिक्स। देखिएगा कैसे हो जाता है कि अगर मैं आपको छोटा सा ब्यौरा दूं यहाँ पे कि 2023 में जो एग्जैक्टली प्रश्न पूछे गए थे, सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, तो 12 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। अगर मैं करंट अफेयर को भी जोड़ दूं इसमें तो यकीन मानिए कि यही रेशियो 20 प्लस हो जाता है, 20 प्लस। इसी तरीके से 2024 में भी लगभग यही था हाल। 2000 में अगर 22 की बात करूं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स की ही बात करूं तो लगभग 19 क्वेश्चन। आप समझ रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 2021 की बात कर लीजिए, 2021 में 18 क्वेश्चन, और अगर करंट अफेयर अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो और प्रश्न बढ़ जाते हैं। ये 2020 में लगभग 16 क्वेश्चन, 2019 में लगभग 21 क्वेश्चन। अब देखिए कि इस सब्जेक्ट का महत्व आपके लिए कितना बड़ा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी और मैं आपको यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मैं उसकी चर्चा करता हूँ। लेकिन वो जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। या तो हमारी क्लासेस से पढ़िए या कहीं से भी पढ़िए, लेकिन वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करने होंगे। ठीक है, और यही नहीं कि अगर मैं पीटी की ही बात करूँ तो ये सिर्फ पीटी के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। ये मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मेंस के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो जो पेपर थर्ड है आपका, आपको पता होगा कि जीएस के 4 पेपर होते हैं, उसमें पेपर थर्ड जो है आपका जीएस का, जीएस की बात हो रही है, और जीएस का जो पेपर थर्ड है उस थर्ड पेपर में लगभग 20 यूनिट हैं। और उस 20 यूनिट में जो टॉपिक आपके दिए गए हैं, यूनिट में जो डिवाइड किए गए हैं, उसमें से लगभग 10 यूनिट अकेले आपका इकोनॉमिक्स है। आप समझ रहे होंगे इस बात को कि ये सिर्फ पीटी नहीं, मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमें इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी क्यों पढ़ना है, क्यों ज़रूरी है ये आपके लिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो हम बात करेंगे आपसे अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के उन महत्वपूर्ण टॉपिकों की। ठीक है, टॉपिक्स की बात करेंगे और टॉपिक्स में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, यूपीएससी ने जो भी डिसाइड किया है या जो डिक्लेयर किया है पीटी के लिए, जो सिलेबस डिफाइन किया है उसने, उसमें सिर्फ इतना है कि आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो जैसे सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल इत्यादि, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उठा करके देखें तो आप देखेंगे कि लगातार प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते चले आ रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी ने एक स्पेशली एक लाइन डाल दी है कि अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। अब आप उसको कोई क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था उसने दे रखा है, वो कहीं से ही प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक की तरफ। मैं यहाँ पे मेंस की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये सिर्फ और सिर्फ पीटी ओरिएंटेड क्लास है। इसके बाद जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस के लिए अब आप आगे आएंगे, तब ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा दी जाएंगी। जो मेंस के पर्पज़ से जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगा। फिलहाल हम पीटी के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं, जो टॉपिक की हम चर्चा करेंगे, उसमें जो पहला टॉपिक है आपका, तो हम अर्थव्यवस्था से ही कुछ शुरू करेंगे। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या होता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अर्थव्यवस्था के जो पहलू हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आर्थिक नियोजन की बात करेंगे। प्रश्न यहाँ से लगातार पूछे जाते हैं, नियोजन की बात करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। किसकी? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की बात करेंगे। ठीक है, दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे तो यहाँ मुद्रा की, मनी की बात करेंगे। प्रश्न यहाँ से लगातार आप देखिएगा, हर साल प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ये आपके टॉपिक हैं, यहाँ से एक दो करके प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, मुद्रा की बात करेंगे। देखिए, बैंकिंग की बात करेंगे। ठीक है, और बैंकिंग के साथ साथ पूंजी बाजार की भी बात की जाएगी, कैपिटल मार्केट की भी बात की जाएगी। आगे जो टॉपिक रहेगा लोक वित्त रहेगा, पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, इस पे भी बात करेंगे। आगे जनसंख्या पे हम लोग बात करेंगे। अगर जब तक कोई नया डाटा आ जाता है तो नए डाटे के पर्पज से बात करेंगे, वरना पुराने डाटे पे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, गरीबी की बात करेंगे और बेरोजगारी की भी बात करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका कृषि और उद्योग। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक। इसके इतर जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं आपके, वो कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर वाली जो योजनाएं चलाई जाती हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, योजनाएं भी हम लगभग कंप्लीट कराएंगे। और क्या है, अगला टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होंगे आपके, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसकी भी चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही टॉपिक हैं, लेकिन ये जो टॉपिक हैं आपके लिए, ये मेरा मानना है
कि लगभग अगर मान लीजिए 18 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको यहाँ से तकरीबन 16 से 17 प्रश्न यहाँ देखने को मिल जाएंगे इन टॉपिक से। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टॉपिक्स आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एक एक करके सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो इसी पे है कि पहले हम ये समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थशास्त्र क्या है। आपने मेरे मुंह से दो शब्द सुने होंगे। मैंने कहा अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था यानी इसको बोला जाता है इंग्लिश में इकोनॉमी और इसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स। ये कैसे एक दूसरे से अलग है इसको जानने का प्रयास करेंगे। पहले छोटी सी सिंपल सी बात ये समझिएगा कि आपने कई बार सुना होगा कि जैसे फ्लाइट में या कहीं आप जर्नी करते हैं तो आपने सुना होगा कि इकोनॉमी क्लास है। तो इकोनॉमी क्लास जब आप बेसिकली बता रहे हैं तो एक किसी व्यवस्था, पर्टिकुलर एक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर एक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अब व्यवस्था से आशय ये है कि केवल वो एक सिंगल व्यवस्था नहीं है, उसमें इसके अलावा भी कई सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो अर्थव्यवस्था एक छोटा पहलू हो सकता है और अर्थशास्त्र एक बड़ा पहलू है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे इसको ऐसे समझिएगा, अर्थव्यवस्था को यानी इकोनॉमी को, कि मान लीजिए आप किसी एक मोहल्ले में रहते हैं। यहाँ पे ये आपका घर है, ये आपका मोहल्ला है, बहुत सिंपल सा समझिएगा। और ये आपका घर है, यहाँ पे कोई ये दुकान है, ये सब खेत है, यहाँ पे मान लीजिए ये और दो चार घर हैं। तो आप देखेंगे कि इस मोहल्ले की आपकी एक अपनी ही अर्थव्यवस्था चल रही होगी। यानी आप दुकान से सामान, यानी कि आपकी खुद की कोई इनकम होगी। आपका ये व्यापार के लिए, यानी कि यहाँ पे जो दुकानदार है एक व्यापारी है, यहाँ पे किसान हो रहे हैं, मतलब खेती हो जा रही है, प्रोडक्शन हो रहा है एक तरीके से। तो ये जो चीज़ है, ये जो आपको पूरी नज़र आ रही है, ये जो मोहल्ला एक तरीके से, इसको हम कह सकते हैं इकोनॉमी। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे, अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो ये एक बड़े व्यापक लेवल पे बात होगी। यानी किसी देश की, जैसे मान लीजिए भारत है, तो इसकी जो व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था की जो बड़ी व्यवस्था है हो रही है, उसी के बारे में बात होगी। और इसके साथ साथ जितनी भी, जैसे फिलॉसफी हो गए, जैसे मान लीजिए कि एक जो इकोनॉमी है, यानी जो अर्थव्यवस्था है आपकी, वो एक छोटा रूप है, और जो इकोनॉमिक्स है वो आपका एक बड़ा रूप है। इकोनॉमिक्स मतलब एक विषय के रूप में देख सकते हैं, यानी कुछ सिद्धांतों के साथ इसको देखा जाता है। यानी ये एक विषय के रूप में है, विषय के रूप में इसको देखा जा सकता है, ठीक है। एक सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि संपूर्ण देश की जो अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन है, जानना है या समझना है, उसको जो पहचानना है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगा? अर्थव्यवस्था। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, जब हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस इतना समझिएगा कि इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक तरीके से, इकोनॉमी जो आपकी अर्थव्यवस्था है, ये आपकी एक व्यवस्था के रूप में काम करती है, और इकोनॉमिक्स एक विषय के रूप में काम करता है। इसमें विचारक होंगे, अपने अपने लोग थॉट देने वाले, वो बहुत सारी इसमें चीज़ें होंगी। लेकिन इकोनॉमी एक प्रकार का सिस्टम है, तंत्र है, अरेंजमेंट है, कुछ ऐसे इसको समझिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो
बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ, यानी कि अर्थशास्त्र की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ? अर्थशास्त्र, माफ करिएगा, तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब अर्थशास्त्र को समझने के लिए अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट करके देखते हैं, यानी इसके शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अर्थशास्त्र का मतलब होता है, इसमें ये जो अर्थशास्त्र शब्द बना हुआ है ये दो शब्दों से मिल करके बना है, यानी अर्थ और दूसरी तरफ शास्त्र। ठीक है, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। ठीक है, उसके बारे में समझना, जानना, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, कैसे चेंजिंग हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मोहल्ला है, उसकी अपनी एक सिस्टम चल रहा है, तो उस सिस्टम के यानी उस तंत्र के जो आर्थिक पर्पज़ है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसके इनकम को बढ़ाया जाए, कैसे व्यवसाय को बढ़ाया जाए, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इसके लिए जो अध्ययन करना होगा वो एक तरीके से क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। लेकिन वो जो तंत्र था वो क्या कहलाएगा? वो इकोनॉमी कहलाएगा, यानी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अर्थ का मतलब होता है धन, पैसा, मनी, संपत्ति। ठीक है, अर्थ का मतलब होता है धन, पैसा, संपत्ति जैसी चीज़ें, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। अर्थात धन या पैसा, इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अगर इसी के इंग्लिश वर्जन को समझें, यानी इकोनॉमिक्स को समझें, तो इकोनॉमिक्स भी दो शब्दों से मिलकर बना है, और इकोनॉमिक्स को ग्रीक भाषा में बोलते हैं ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स को? ओइकोनोमिया, ग्रीक भाषा में, जिसका अर्थ होता है, जिसको दो भागों में आप देख सकते हैं, ओइकोस और दूसरा है, इन दो शब्दों से ये मिलकर बना है नोमास। कैसे शब्द हैं ये? ग्रीक भाषा के शब्द हैं ये। ठीक है, ओइकोस का मतलब होता है डोमेस्टिक। क्या होता है? घरेलू। और नुमाज का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन। क्या होता है? प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। ठीक है, यानी जो घरेलू यानी जो डोमेस्टिक टाइप की चीज़ें हैं उसका प्रबंधन ही क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक्स कहलाएगा। प्रबंधन, बात समझ रहे हैं आप? मैनेजमेंट। अब जो अर्थशास्त्र है इसकी दो शाखाएं हैं, क्रम में समझते चलिएगा वरना बहुत दिक्कत होती है समझने में। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं। दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी? आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थव्यवस्था और व्यष्टि अर्थव्यवस्था, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि और समष्टि
इसका मतलब होता है सूक्ष्म और इसका मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है आपका, हुआ ये कि 1929 के आसपास, ऐसा कह सकते हैं कि 1930 के दशक में आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। किसका? आर्थिक मंदी का। और उस आर्थिक मंदी ने हुई तो मान लीजिए अमेरिका में थी ये। कहाँ थी? अमेरिका में। लेकिन पूरी दुनिया पे इसका प्रभाव देखा गया। अब ये समझने का प्रयास किया गया कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ाव है। अब चूंकि मैंने जैसे बताया कि जो अर्थशास्त्र है वो अध्ययन करना है किसी भी चीज़ का, तो इसी तरीके से इसी क्रम में जब अध्ययन किया गया तो चीज़ें समझ में आई कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो हमारे एक पर्सन है, एक व्यक्ति हैं, जिनको जाना जाता है मेनार्ड कीन्स के नाम से। किसके नाम से? जॉन मेनार्ड कीन्स के नाम से। देखिए अभी यूपीपीसीएस में एक प्रश्न पूछा गया था और उसमें लिखा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जन्म, एक ऑप्शन बनाया गया था उसमें, भारतीय अर्थव्यवस्था के जन्म मेनार्ड कीन्स को दे दिया था उसमें, जो कि गलत था ऑप्शन। तो कुछ इस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं, बस आप ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ के पढ़िएगा। मेनार्ड कीन्स, इनको ही जनक माना जाता है। किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का। ठीक है। इन्होंने परिभाषा दी और एक बुक भी लिखी थी इन्होंने 1936 में शायद, आप कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। एक बुक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन्होंने ये जो बुक लिखी थी इसमें बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। इतना डीप जाने का प्रयास अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं उतना ही प्रयास करेंगे, वरना क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। तो जब मेंस में सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे एक सारी चीज़ें कवर करा दूंगा। ठीक है। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका अल्फ्रेड मार्शल नाम के व्यक्ति थे जिनको इसका जनक माना जाता है। क्या नाम है? अल्फ्रेड मार्शल। क्या है ये? जनक है किस चीज के? मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के। अब जो आपका समष्टि अर्थशास्त्र है, जो जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा जो किया गया, जो जनक थे, उसमें अगर आप देखें तो मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसमें संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना। क्या कहा गया? कि संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन। ठीक है। जैसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, जैसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और किसी समय अवधि में वृद्धि दर पर रोजगार का स्तर तथा बचत और विनियोग की बात की जाएगी, यानी इसके अध्ययन की बात की जाएगी। अध्ययन। ठीक है। तथा
रोजगार का स्तर, बचत की बात की जाएगी, बचत कैसे की जाए, किस तरीके से बचत हो सकती है, इसका अध्ययन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी समष्टि अर्थव्यवस्था के रूप में पढ़ते हैं। अब आते हैं हम, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब आते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। जो चीज़ें बहुत छोटे स्तर पे हो रही होती हैं, जैसे छोटे स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, ठीक है, जिसमें एक उपभोक्ता या एक उत्पादक, ठीक है, या एक कोई फर्म की बात, या एक कोई उद्योग की बात, यानी यहाँ पे क्या होगा, छोटे लेवल पे अध्ययन करने का प्रयास किया जाएगा और यहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे चीज़ें की जाएंगी, अध्ययन किया जाएगा। तो फाइनली आप ये समझिए कि अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं। पहली शाखा है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी शाखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इन द सेंस व्यष्टि और मैक्रो इन द सेंस समष्टि। माइक्रो के जनक अल्फ्रेड मार्शल और समष्टि के जनक जॉन मेनार्ड कीन्स। जो माइक्रो है इसमें व्यक्ति, घर, कंपनी आदि के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, यानी कि छोटे लेवल पे चीज़ें की जाएंगी, किसी व्यक्ति का, किसी कंपनी का या किसी घर का, तो यानी छोटे लेवल पे ही चीज़ें, इनका अध्ययन ही माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और बड़े यानी कि मैक्रो इसमें, तो इसमें जैसे देखें कि मान लीजिए किसी एक चीज़ से पूरी की पूरी देश की या पूरी की पूरे विश्व पे कुछ गहरा प्रभाव पड़ रहा हो, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आय है, मुद्रास्फीति है, यानी बेरोजगारी है, अब अगर आपसे बात की जाए आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में, ये आपसे कई बार पूछा भी जाता है, या जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बीपीएसएस में एक फैक्ट के रूप में डाला गया था। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो एक नाम आपने सुना होगा, फेमस है, एडम स्मिथ। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी 1776 में। उस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन। इसका मतलब ये है कि अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में इन्होंने परिभाषित किया, यानी इन्होंने
अर्थशास्त्र को किस रूप में? धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आधुनिक भारतीय अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र के जनक तो किसको जाना जाता है, किसको माना जाता है? तो ये माने जाते हैं आपके कौटिल्य। किसको माना जाता है? कौटिल्य। इनको चाणक्य भी कहते हैं। आपने सुना होगा, इतिहास में आपने इनको पढ़ा होगा। इनकी बुक है अर्थशास्त्र। ये कोई इकोनॉमिक्स पर बुक नहीं है, ये एक बेसिकली अगर देखे जाए तो एक राजनीतिक विज्ञान पर लिखी हुई बुक है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो है आर्थिक चीज़ों की भी जो बारे में समझाने का प्रयास किया गया है। और ये जो बुक आपकी लिखी गई थी ये लगभग 4th सेंचुरी में, सेंचुरी BC, ईसा पूर्व, 4 क्राइस्ट। ठीक है। लेकिन एक नाम सुना होगा आपने, कई बार बहुत चर्चा में आता है कि भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक, पूछा भी गया है, भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक किसे माना जाता है? तो सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का नाम सुना होगा आपने। इनका नाम सुना होगा। कई बार इनको भारतीय अर्थव्यवस्था का भी जनक कह दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, हमने अर्थशास्त्र को समझा, अब हम चलते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ। किसकी तरफ? अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। ठीक है। इकोनॉमी के बारे में अगर आप समझें तो सीधा सा मतलब इसका ये है, सीधे साफ शब्दों में, कि जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है, इसमें वे सभी आर्थिक गतिविधि शामिल हैं जिसमें लाभ की मंशा या उद्देश्य शामिल हो। बात समझ में आई आपको? चलिए, यानी कि आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां यानी अर्थव्यवस्था वह संस्था है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन, सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे उत्पादन के बारे में, उपभोग के बारे में, कंज्यूम, या निवेश के बारे में। अर्थव्यवस्था की आधारभूत ये क्या हैं? ये आधारभूत क्या है? ये अर्थव्यवस्था की गतिविधियां हैं। ये गतिविधियां हैं ये। ठीक है। यानी कि वह सभी आर्थिक गतिविधियां और उनका संचालन, आधारभूत गतिविधियां जैसे उत्पादन, उपभोग या निवेश, ठीक है, क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है।
अब ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं, यानी ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं, ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो किसी एक विशेष लाभ के लिए, लाभ की मंशा या उद्देश्य के पर्पस से हो रही हो, यानी इसमें क्या हो, लाभ की मंशा या उद्देश्य शामिल हो, तभी उसको इसके अंतर्गत देखा जाएगा। यानी सीमित संसाधन में ये कहा जा सकता है कि सीमित संसाधन में अधिक लाभ अर्जित करना। नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिखते चलिएगा, जिससे रिवीजन करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। सीमित संसाधन में अधिक लाभ अर्जित करना ही इसकी मंशा होती है, यानी किसी को लाभ कमाना है तभी वो इन गतिविधियों का प्रयोग करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी से याद आया, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि यूपीएससी क्या है, एक संस्था है, और ये संस्था एक अपना विशेष काम कर रही है। क्या करती है ये, आपको सिलेक्शन दिलाती है, आपको पता होगा। तो यूपीएससी जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, यानी कि ये चुनाव करके आपको, इसका क्या काम है, एक संस्था के रूप में ये काम करती है। तो ये काम क्या करती है कि कई सारी चीज़ों का ये यहाँ से, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, इन सर्विसेज को ये निकाल करके देती है। तो ये जो बड़े लेवल पे, यानी कि एक संस्था के रूप में काम कर रही है, और चूँकि आप एग्जाम्पल तौर पे समझिएगा कि इसको हम एग्जाम्पल तौर पे कह सकते हैं कि ये आपका अर्थशास्त्र है, और इसमें से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करें तो वो एक अर्थव्यवस्था हो जाएगा। केवल समझने के लिए समझा रहे हैं, ठीक है। वापस आते हैं, एग्जाम्पल समझा रहे थे। तो जैसे एग्जाम्पल, जैसे नौकरी के लिए आवेदन करना, आप लोग भरते होंगे, क्या करना, आवेदन करना, क्योंकि क्या है इसमें, क्या मंशा है आपकी, लाभ की मंशा है आपकी। इसमें आपको क्या दिख रहा है, लाभ दिख रहा है। नौकरी करना, नौकरी करना, उत्पादों का क्रय विक्रय करना, यानी आप कोई भी सामान बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो उत्पादन का क्रय विक्रय करना। इसमें क्या है, इसमें आर्थिक लाभ छिपा हुआ दिखाई देगा, यानी उद्देश्य क्या है, मंशा क्या है, आर्थिक लाभ। किसका, आर्थिक लाभ, ठीक है। अब आपके ध्यान में एक चीज़ ये होगी कि क्या धार्मिक दान देना आर्थिक लाभ होगा, बट लेकिन धार्मिक जो दान है, धार्मिक जो दान है सॉरी, उसमें कोई भी आर्थिक लाभ आपका नहीं छिपा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, इसलिए आप देखते होंगे कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसे भिखारियों को धन देना, किसको, भिखारियों को
धन देना, ठीक है, या आप धन दे रहे हैं आप भिखारी को, या कोई वस्तु दे रहे हैं, या कुछ पहना रहे हैं, उड़ा रहे हैं, कुछ सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें कोई आप देखते होंगे कि वो सारी गतिविधियाँ कैसी हैं, कोई लाभ के लिए गतिविधि आपकी नहीं है। लाभ उसको हो सकता है, लेकिन आपकी मंशा उसमें लाभ नहीं छिपा है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। देवी जैसे आप कहीं मंदिर गए गए वहाँ पे आपने कोई चढ़ावा चढ़ा दिया, ठीक है, कहीं मंदिर गए आप, वहाँ पे क्या किया कि आपने 100-200 रुपये का आपने दान कर दिया, तो ये क्या है, ये उस आर्थिक गतिविधि का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो ये सब क्या है, आर्थिक गतिविधि के हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे आगे जो टॉपिक है हम प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। पूछे जाते हैं प्रश्न, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम भी, यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको आज ये समझ में आया होगा कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों हमारे लिए सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में आपने थोड़ा सा समझा होगा। अब इसके आगे जो हमने टॉपिक आपको बताए हैं, जैसे जिन टॉपिकों की हमने चर्चा की है, तो अर्थशास्त्र के बारे में आज हमने देखा, अर्थव्यवस्था के बारे में आज हमने देखा, उसके बाद नियोजन की बात करेंगे, राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, ठीक है, मुद्रा की बात करेंगे, बैंकिंग की बात करेंगे, और पूंजी बाजार की बात करेंगे, लोक वित्त की बात की जाएगी, जनसंख्या की बात की जाएगी, गरीबी, बेरोजगारी, कृषि, उद्योग, कल्याणकारी योजनाएं, कार्यक्रम की बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो जहाँ से कोशिश की जाएगी कि आपके जो लगभग 20 प्रश्न बन रहे हैं उसमें से हमारी तरफ से प्रयास ये रहेगा, देखिए यूपीएससी है, इसका क्या दायरा, किस तरीके से ये बिहेव करेगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, लेकिन हमारा पर्पज़ पूरी तरह से ये रहेगा कि मैक्सिमम आपके सवाल हल हो जाएं। हमारा जो फाइनल इंक्लूजन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमको किसी भी तरीके से क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, इससे आगे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। सारे जितने भी टॉपिक हैं एक एक करके आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आप बस लगातार बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो चीज़ें आधी अधूरी ही रह जाएंगी। वहाँ प्रश्न दिखाई देगा कि हाँ पढ़ के आए हैं, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं चीज़ें, लेकिन प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा कि बहुत अच्छे से हो सके तो एक नहीं 2 बार 3 बार रिवीजन करके अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो चलिए आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।